तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की विशेष सीरीज़, जिसमें हम कक्षा पाँचवीं और आठवीं के सभी विषयों को आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम हर विषय के कॉन्सेप्ट यानी मूलभूत बातें सीखेंगे और उसके बाद करेंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या साइंस हो। हर विषय को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई को मजबूत करना चाहते हैं तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक है। तो संख्या क्या है? संख्या एक गणितीय साधन है। क्या है संख्या? संख्या एक गणितीय साधन है जिसका उपयोग गणना व मापन के लिए किया जाता है। ठीक है। संख्या क्या है? एक गणितीय साधन है जिसका उपयोग गणना और मापन के लिए किया जाता है। तो किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए जिस पद्धति प्रणाली का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संख्या पद्धति। तो आज की हमारी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा आज। बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी, जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। अब सीधी सी बात है कि हम गिनना कहाँ से शुरू करेंगे? हमेशा गिनना एक से ही शुरू करेंगे ना। कहाँ से शुरू करेंगे? एक से। 1 2 3 ऐसे आगे गिनते जाएंगे। तो जहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं वहीं से प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं और ये कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। ठीक है। ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। होल। अब देखो, WHOLE होल पढ़ा जाता है। W होता है साइलेंट, है ना। तो दो प्रकार के होल होते हैं। एक तो यही WHOLE होल और दूसरा होता है HOLE होल। ठीक है। ये वाले होल का मतलब होता है, WHOLE होल का मतलब होता है पूरा या सारा, है ना, या पूर्ण। पूरा। पूरा मतलब समझते हैं, जैसे एक रोटी की बात कर रहे हैं हम तो पूरी रोटी गोल, समझ गए? ठीक। और दूसरा होता है होल, HOLE होल। इसका मतलब होता है छेद। छेद समझते हो? ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्या में, किसमें? प्राकृतिक संख्या में। अब प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3। ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याएं, इनमें अगर हम जीरो को शामिल कर लें, किसको? जीरो। जीरो मतलब शून्य। शून्य को शामिल कर लें तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है। हो गई याद ये भी परिभाषा? तो सबसे पहली परिभाषा क्या थी हमारी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जिनका उपयोग हम गिनने के लिए करते हैं। ठीक। दूसरा पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। समझ आया? गुड। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती हैं हमारी सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। इनको इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर। इवन नंबर। अब बहुत सारे लोग सम संख्याएं जानते होंगे, जो नहीं जानते यहाँ देखिए। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके इकाई में, इकाई समझते हो? जैसे कोई राइट हैंड से लिखता है, राइट हैंड मतलब सीधा हाथ। अगर कोई सीधे हाथ से लिखता है, जैसे कोई नंबर लिखा है 2 4 3 6, ये कोई एक नंबर है ना, 4 अंक की संख्या है ये, 2436। अगर मैं बोलूँ इसका इकाई अंक, तो अगर मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ तो सीधे हाथ से पहला अंक, सीधे हाथ से कौन सा? पहला अंक क्या होता है? इकाई का अंक होता है ना। तो सम संख्या वे कहलाती हैं जिनके इकाई अंक में क्या क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 व 8 आना चाहिए। मतलब इकाई अंक में अगर मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ तो सीधे हाथ से पहला अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 और 8। अगर इनमें से कोई अंक आ रहा है इकाई में तो वे सभी कौन सी संख्याएं होंगी? सम संख्याएं। जैसे यही ये एक संख्या लिखी है, अगर मैं पूछूं ये सम है कि नहीं तो क्या बताओगे? सम है। क्यों? इकाई अंक देख लो बस, इकाई अंक में क्या है? 6 आ रहा है यहाँ पे, तो ये कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। ठीक है। इसके बाद हमारी आती है अगली विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑड नंबर। ठीक है। तो
तो इसकी परिभाषा भी बहुत ही सिंपल है कि इकाई में, इकाई अब समझ गए, इकाई में क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9 आना चाहिए। इकाई अंक में क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9 आना चाहिए। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 2, 4, 6, 3, ये एक संख्या है 2463। ठीक है, तो इसके इकाई अंक में देखो, इकाई अंक में क्या आना चाहिए, या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9। इन नंबरों में से कोई भी एक नंबर अगर आ जाए इकाई में तो वे सभी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी भाज्य संख्या। अब बहुत सारे लोगों को ये सब तो आता है क्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पर लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में हो जाते हैं कन्फ्यूज़। तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। भाज्य संख्या को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, एक और स्वयं के अलावा। देखो परिभाषा क्या लिखिए, एक और स्वयं के अलावा। एक, एक मतलब एक, हाँ जो आप समझ रहे हैं वही एक, एक और स्वयं के अलावा। स्वयं मतलब क्या होता है, एक तो समझ गए, अब सर स्वयं क्या होता है, स्वयं मतलब जो जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला 8, 8 बताना है भाज्य है कि अभाज्य, है ना। 8, अगर मैं 8 की बात करूं कि 8 भाज्य है या अभाज्य, तो हम इसी संख्या को लेंगे स्वयं में, ये खुद, ये संख्या खुद स्वयं आएगी। अगर मैं 7 लेता हूँ, 7, क्या लेता हूँ, 7, 7 को बताना है भाज्य है अभाज्य, तो क्या करेंगे हम, परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है कि एक, क्या, एक और स्वयं मतलब वो संख्या जो है वो खुद, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त, मतलब एक से तो विभक्त होना चाहिए और खुद से भी विभक्त होना चाहिए। मतलब एक से विभक्त हो, जो वो संख्या है वो खुद से भी विभक्त हो, और एक तीसरी संख्या कोई भी हो, कोई भी हो सकती है ना, कोई भी, एक से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है वो संख्या। अगर इन तीनों संख्याओं से वो संख्या विभक्त हो रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो संख्या इन तीनों संख्या से विभक्त हो रही है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। कैसे, जैसे 8 को ही देखते हैं, 8 है ना, 8 को लेता हूँ मैं, 8 को कैसे हम चेक करेंगे कि परिभाषा क्या कहती है कि एक और स्वयं के अलावा, मतलब एक और स्वयं, स्वयं मतलब वो संख्या खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभक्त हो। अब 8 बताओ, 8 किसके पहाड़े में आता है, 8 आता है 2 के पहाड़े में, 8 आता है 4 के पहाड़े में, आता है। ठीक, तो एक से विभाग चला गया 8 का, एक अट्ठे 8, 8 का खुद में विभाग चला जाएगा, 8 एकम 8, और 2 में भी चला जाएगा। तो बस परिभाषा यही कहती है कि एक स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या भी, कोई भी एक अन्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ तो 2 संख्याओं में भाग चला गया, कोई भी एक अन्य संख्या में अगर भाग चला जाता है उस संख्या का, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब अगर हम 2 देखें, 2, 2 भाज्य है अभाज्य बताना है, तो 2 कैसे बताएंगे हम, बस चेक कर लो, 2 एक से भाग चला जाएगा 2 का, हाँ सर चला जाएगा, 2 से चला जाएगा मतलब स्वयं से, सर चला जाएगा। अब तीसरी संख्या ढूंढो, क्या कोई तीसरी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है, मतलब 2 किसी के पहाड़ी में आता है क्या, 1 और 2 के अलावा, नहीं आता, नहीं आता ना, तो 2 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या नहीं होगी, 2 भाज्य संख्या नहीं होगी। 4 को लेते हैं हम, एक बार 4 को देख लेते हैं, 4 है ना, 4 है, 4 को चेक करते हैं, 4 को किससे भाग जाना चाहिए, 1 से तो जाना चाहिए, स्वयं से भी, मतलब वो जो संख्या है वो खुद से भी भाग जाना चाहिए। तीसरी संख्या ढूंढ लो, तीसरी संख्या है क्या कोई, हाँ सर है, 2 से भाग जाता है 4 का, मतलब 2 के पहाड़े में 4 आता है। तो समझ आ रहा है कि एक से भी भाग जाना चाहिए, वो संख्या जो है खुद से भी भाग जाना चाहिए, और एक अन्य संख्या कोई भी हो सकती है। अगर उन 3 संख्याओं से भाग जा रहा है उस संख्या में, तो वो कौन सी संख्या होगी, तो भाज्य संख्या समझ में आई। और सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कितने, 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी से विभक्त नहीं होते। ठीक है, मतलब एक से तो भाग हर संख्या का जाएगा, और स्वयं जैसे हम 2 को ही ले लेते हैं, 2 एक संख्या है, 2 एक संख्या है, हमें बताना है ये अभाज्य है कि भाज्य। तो
वो संख्या एक से तो विभाजित होगी और खुद से स्वयं से भी विभाजित होगी, बस। ठीक है, एक से विभाजित और स्वयं से विभाजित हो, बस। अगर तीसरी संख्या से विभाजित हो रही है वो संख्या, तो वो भाज्य संख्या कहला जाएगी। और तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, मतलब इसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, तीसरा नहीं होता। समझ आया? गुड। जैसे 3 को ले लेते हैं। 3 एक संख्या है, 3 एक से भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, खुद से भी चला जाएगा, मतलब 3 से भी। क्या कोई तीसरी संख्या है जिससे जाएगा? नहीं, नहीं है ना। तो 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ 11। 11 एक संख्या है, एक से भाग चला जाएगा, चला जाएगा, 11 का खुद से भाग चला जाएगा, चला जाएगा। कोई तीसरी संख्या है क्या जिससे भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। समझ में आया? भाज्य अभाज्य। तो भाज्य में क्या होना चाहिए? 3 गुणनखंड होने चाहिए। कितने? 3। और भाज्य में केवल 2। ठीक है, डाउट हुआ क्लियर? गुड। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक है ना, पूर्णांक संख्याएं, मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? तो समझो कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या समझ गए, 1 2 3 है ना, आगे तक। तो प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लें, किसको? शून्य को भी, तो ये कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। तो हम कह सकते थे कि पूर्ण संख्या के साथ साथ संख्याओं के ऋणात्मक रूप को भी सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि ऋणात्मक रूप कैसे? मतलब कि संख्याओं में ऋण लग जाए। संख्याओं में क्या? ऋण, मतलब माइनस लग जाए। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक, धन पूर्णांक होते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक, ऋण पूर्णांक होते हैं। दो टाइप के पूर्णांक होते हैं, एक धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, गुड। तो धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे? अब परिभाषा में बोला गया था कि पूर्ण संख्याएं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ क्या लग जाए? ऋण लग जाए। तो देखो मैं संख्या रेखा से बताता हूँ। संख्या रेखा तो समझते होगे। संख्या रेखा में बीच में क्या होता है? जीरो। जीरो होता है। अच्छा, जिसको नहीं पता वो समझ लो कि एक संख्या रेखा होती है जिसमें एक रेखा होती है, एक लाइन होती है जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, मतलब संख्याओं को दर्शाते हैं, दिखाते हैं संख्याओं को। तो जो हमारा शून्य होता है उसको रेफरेंस पॉइंट मान लो, मतलब शून्य याद रखना कि बीच में, संख्या रेखा के बीच में हमेशा शून्य होता है। अब शून्य के अगर सीधे हाथ साइड जाएंगे, सीधे हाथ मतलब राइट साइड, शून्य के सीधे तरफ जाएंगे मतलब राइट साइड जाएंगे, तो इस तरफ होती है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और अगर दूसरे साइड जाएंगे मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ साइड जाएंगे शून्य के, तो इधर क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे हम। कैसे समझ सकते हैं? सुनो, मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास 0 रुपये हैं। कितने? 0 रुपये। तुमने क्या किया? 1 रुपये, अच्छा 5 की बात करते हैं, 5 रुपये किसी से उधार लिया। तो 5 रुपये तुम्हारे ऊपर उधार है ना, कि तुम किसी को लौटाओगे। तो जो तुम उधार लिए तो वो तुम्हारा ऋण 5 कहलाएगा, कि ये 5 किसी को देना है तुम्हें, है ना। और अगर दूसरे तरफ देखा जाए कि तुम्हारे पास 5 रुपये हैं। कितने? 5 रुपये हैं, तो ये तुम्हारा खुद का कहलाएगा, तो ये प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। ये खुद का है, किसी को देना नहीं है। अगर इसकी बात करूं मैं, ये जो तुम किसी से उधार लिए हो, ये किसी ना किसी उसको वापस तो करोगे जिससे लिए हो, तो तुम्हारे पास फिर ज़ीरो बचेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त होते हैं। अब कहोगे सर p/q क्या है? अंश और हर। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। वे संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब p की जगह में 1 से लेकर अनंत तक, मतलब 1 से लेके कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी। और q की जगह में भी 1 से लेके कुछ भी आ सकता है अनंत तक, कुछ भी मतलब अंत नहीं हो सकता। तो p/q की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक, 1 से लेके अनंत तक। तो परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऊपर वाले का नाम होता है अंश, नीचे वाले का नाम होता है हर।
और इसका एक रूल है, इसकी एक शर्त है कि कभी भी जो Q है, Q क्या था, हर था हमारा, Q नीचे वाला था ना, Q नीचे वाला है, Q क्या है, नीचे वाला, ये क्या है, हर है, Q क्या है, हर है। तो ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे कभी भी शून्य नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो 1/2, 2/3, 4/5 ये परिमेय संख्या होंगी, ना कि 1/0, 2/0। नहीं, ये परिमेय संख्याएं नहीं कहलाती। ठीक है, क्यों यार, तुम शून्य से भाग दोगे 2 का तो क्या आएगा, शून्य से भाग दोगे 2 का तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा ना। ठीक है, बस। इसके बाद क्या है, इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं आती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इन्हें कहा जाता है इरेशनल नंबर। क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, जैसे 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 हाँ, 22 एक संख्या है, कोई संख्या है 22/7। 7 से जब 22 को भाग दोगे तुम तो क्या आएगा, तुम्हें पता है क्या आएगा, 2 भाग, चलो भाग दे देते हैं अपन, 7 से भाग देते हैं 22 को तो क्या आएगा, 7 तिया 21, फिर घटा दो क्या आएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0, फिर 7 एकम 7, फिर घटा दोगे, फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर दशमलव लगा तो 0 लगा सकते हो, है ना, फिर 7 चौके 28, फिर घटा दो क्या बचा, 2 बचा, फिर दशमलव लगा है 0 लगा सकते हो, फिर 7 दूनी 14, फिर क्या आएगा, घटा दो क्या बचेगा, 6 बचेगा, दशमलव लगा है तो 0 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा भाग, 8 बार में जाएगा, क्या आएगा, घटा दोगे तो 4 बचेगा, 4 बचा, फिर 40 हो जाएगा, फिर कितने बार में जाएगा, तो ये भाग जाता ही जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम अपरिमेय संख्याओं को ऐसे भाग देते हैं ना तो ये दशमलव में आती ही जाती हैं, इनका अंत ही नहीं होता, तो ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने सभी संख्याओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे विभाजता के नियम पढ़ेंगे, फिर आगे चैप्टर करते जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके कि आज की वीडियो कैसी लगी, और